नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं तेलंगाना में 8 और 9 दिसंबर से शुरू होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तरफ के से हम उसका आगाज़ करते हैं आज की गुफ्तगू का। इसके मुतालिक जो रास्ते हैं, वो जो जो रोज़ की रोज़मर्रा की ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए हुकूमत की जानिब से नया रूट मैप भी दिया गया है, QR कोड भी दिया गया है। और वो जो कौमी शाहरा 765 से जो आने वाली ट्रैफिक है, उनके लिए मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए हैं और दीगर शाहराओं से नेशनल हाईवे 565 से जो ट्रैफिक के आमद रफ्त है, उसके रास्ते मुंतकिल किए गए हैं। और बहुत सारे QR कोड के ज़रिए ये इत्तला भी जो इन शाहराओं से गुजरने वाले मुसाफिरीन हैं, लोग हैं, उनके लिए रास्ते के लिए QR कोड भी फराहम किया गया है। तो इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। ये देखें, यकीनन तेलंगाना राइजिंग के नाम से जो है ये जो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, ये जो है असल में इस प्रोग्राम का वाहिद मकसद ये है कि बैरूनी सरमायाकारों को यहाँ पे जो है सरमायाकारी के लिए राग़िब किया जाए। इसी मकसद के तहत जो है रियासती सरकार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में जो है ये एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। देखिए, रेवंत रेड्डी जब से इख्तिदार में आए हैं तब से उन्होंने हमेशा कहा है कि हम एक फ्यूचर सिटी बनाएंगे हैदराबाद में। अभी ये जो प्रोग्राम हो रहा है भारत फ्यूचर सिटी में ही हो रहा है। बिल्कुल उसी की जो है हम ये कह सकते हैं कि संगे बुनियाद है उसका, संगे बुनियाद है या आगाज़, नुक्ता आगाज़ हम इसको कह सकते हैं। फ्यूचर सिटी का नुक्ता आगाज़ कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि तकरीबन 6 महीने से इस प्रोग्राम के लिए सरगर्मियाँ रियासती सरकार की जानिब से जारी थी और इसी प्रोग्राम के लिए हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने संगे बुनियाद पे रखा था। आपको याद होगा रज़वी साहब के जो है उस वक्त भी इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे मीडिया पब्लिसिटी करवाई थी और जो है उन्होंने ये कहा था कि ये जो मतलब एक फ्यूचर सिटी का जो मंसूबा है, ये मंसूबा यकीनन तेलंगाना और हैदराबाद को एक नई बुलंदी अता करेगा। तो बहरहाल जो है जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, हमने भी देखा कि जो है रेवंत रेड्डी कभी लंदन जा रहे हैं, कभी जो है जो कॉमनवेल्थ का जो है दौलत मुश्तरका के इजलास हैं, उन इजलासों में शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो कभी किसी जो है बड़े प्रोग्राम में, ख़ास तौर पे जो है शोज़ के हवाले से जो प्रोग्राम आलमी सतह पे मुनक़िद किए जाते हैं, उन प्रोग्रामों में शिरकत के लिए जा रहे थे। तो उनका हमेशा एक कहना था कि हम चूँकि हैदराबाद में एक फ्यूचर सिटी बना रहे हैं और हम हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए जो है कोशिशें कर रहे हैं, इन्हीं कोशिशों की जो है कड़ी के तौर पे ये प्रोग्राम रखा गया है और इतने बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है कि जो है शायद 13 और 14 को 2 दिन का ये प्रोग्राम है। 8 और 9 जी बिल्कुल, हाँ जी 8 और 9 का तो फुटबॉल मैच जी बिल्कुल 8 और 9 दिसंबर को ये प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है। कल से जी, बल्कि आज जो इसका आगाज़ हुआ है। तो यकीनन जो है आज का दिन हैदराबाद के लिए एक ख़ास तौर पे, जैसा कि अभी आपने कहा, ट्रैफिक का तहदीदात, तो एक मुश्किल दिन हैदराबाद के लोगों के लिए हो सकता है जो उन इलाकों में रहते हैं। असल में सज्जाद साहब ये क्या है कि लोगों की आमद रफ्त का जो सिलसिला है, कौमी शाहराओं की तोसी और नए आउटर रिंग रोड्स की तामीर के बाद जो है दीगर रियासतों से, दीगर पड़ोसी अजलाओं से शहर हैदराबाद की तरफ लोगों की जो आमद रफ्त है, उसमें बड़ा बेतहाशा इजाफा भी हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। और फिर इस तरीके की जो हिदायतें होती है, उससे ये फ़ायदा होता है वो राहरुओं को, मुसाफिरीन को जो इन रास्तों से गुजर कर आते हैं, उनके लिए कोई मुतबादिल रास्ते अगर मिल जाते हैं तो वो अपनी मंजिल मकसूद पर जो है आसानी के साथ, आराम के साथ पहुँच जाते हैं।
जैसा कि हमारे सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मुसलसिल लगे हुए हैं रियासत तेलंगाना में एक आलमी सतह का, बैनुल अक़वामी सतह का एक ग्लोबल राइजिंग समिट, तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का इनेकाद अमल में लाया। और जैसा कि कहा कि पिछले 6 महीने से कोशिशें जारी रही थी, भी इस दरमियान में इस इतलात ये भी मौसूल हुई थी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस समिट में शिरकत करेंगे, जबकि लोकसभा में अपोजिशन लीडर जो है राहुल गांधी, वो भी, उनकी भी जो शिरकत है वो इस राइजिंग ग्लोबल तेलंगाना राइजिंग समिट में, तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत कर सकते हैं। इस तरीके की इतलात हमें मौसूल हुई थी। जी जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक तो वज़ीर आज़म की जानिब से सिलसिले में कंफर्मेशन नहीं मिली है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और राहुल गांधी की तरफ से भी जो है, चूँकि अभी देखिए सरमाई इजलास चल रहा है, और जो है सरमाई इजलास के पस मंज़र में राहुल गांधी चूँकि लोकसभा में अपोजिशन लीडर हैं, तो क्या वो वक्त, एक दिन का वक्त निकाल सकते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो बहरहाल जो है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया भर से सरमायाकारों को यहाँ पे बुलाने का काम इस समिट के ज़रिए किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जैसा कि जो है चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये जो समिट होगा, जो तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के नाम से जो है मुनक़िद किया जा रहा है, ये जो चोटी इजलास होगा, ये जो समिट होगा, ये जो है ना सिर्फ सरमायाकारों को यहाँ राग़िब करने में कामयाब होगा, बल्कि यहाँ पे आलमी सनतों को, आलमी कंपनियों को अपनी सनतें कायम करने के लिए जो है मोटिवेट करेगा, तहरीक देगा, और उनको जो है एक तरीके से उनको तहरीक दी जाएगी। ये जो है रेवंत रेड्डी का कहना है। देखिए, इससे पहले भी सिंगापुर में गालिबन जो है इसी नौइयत का जो है एक सरमायाकारों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी जो है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गए थे। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था, उन्होंने दावा किया था और कहा था कि 2000 करोड़ से ज़ायद की सरमाया हमने 2000 करोड़ डॉलर से ज़ायद का सरमाया हमने हैदराबाद लाने में कामयाबी हासिल कर ली है, रेवंत रेड्डी ने कहा था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि फ्यूचर सिटी का ये जो फ्यूचर है वो, जैसा कि रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि ये ताबनाक है, और दुनिया के जो बड़े शहर हैं उन बड़े शहरों को मात देने में ये जो प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, आपको भी याद होगा कि नियॉन सिटी के नाम से सऊदी अरब ने जो है एक सिटी बनाने का काम किया था, सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए, सयाहों को राग़िब करने के लिए, और जो है सऊदी मईशत को जो है तेल के इन्हिसार से बचाने के लिए उन्होंने जो है वहाँ पे नियॉन मईशत का रुख बदलने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, अपने माशी निज़ाम में तब्दीलियों के लिए उन्होंने नियॉन सिटी की जो है एक बुनियाद भी डाली थी, और वो सिटी बनाने का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान ने, तजुर्बा अभी उनका है नहीं, उन्होंने बहुत ऊंचा ख्वाब देख लिया था। हज़ार करोड़ के जो है वो जो है सरमायाकारी चाहते थे, तो उसमें कितनी कामयाबी मिली ये एक अलग बात है। लेकिन रेवंत रेड्डी ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर सिटी का जो प्लान है उसी नहज का ये प्लान है। ये रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ अपने हालिया दिनों में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा कि हम जो है आलमी शहरों को जो है फोकस में रखकर, जहन में रखकर फ्यूचर सिटी का ये जो है मंसूबा तैयार किया है हमने। आप देखिए, माजी में रेवंत रेड्डी के हवाले से कहा जाता है जबी साहब के वो जो है चंद्रबाबू नायडू के शागिर्द हैं, और मैनेजमेंट की सलाहियत जो है, इंतज़ामी सलाहियतें उनमें कूट कर भरी हुई हैं। एक अच्छे मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर वो कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की दौरे हुकूमत में जितने बड़े बड़े तकारीब रियासत तेलंगाना और आंध्रा में मुनक्किद हुए, और उसके रूह रवा रेवंत रेड्डी ही थे। इस तरीके की बातें भी निकल कर आ रही हैं, और एक बहुत बड़े पॉलिटिक्स में आने से पहले या पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक बहुत बड़े रियल एस्टेट बिजनेस टाइकून की हैसियत से भी उनकी जो है वो शनाख्त बनी हुई है, और बहुत अच्छे माहिर ताजिर के तौर पे भी वो जाने जाते हैं। मगर यहाँ पर ये है कि आप अगर किसी रियासत के सरबराह हैं, आप किसी रियासत की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आप कुर्सी सदारत पर फायज हैं, और उस रियासत की मईशत को मुस्तहकम करते हुए, वहाँ के महलो वक़ू का ख्याल रखते हुए, वहाँ की जो आप मतलब
फ़िज़ा माहौल का ख्याल रखते हुए, कुदरती वसाइल को नुकसान पहुँचाए बगैर, और यहाँ की जो हकीकी अवाम है, तेलंगाना के जो लोग हैं, उनके मफादात में अगर आप कोई फ़ैसले लेते हैं तो यकीनन वो फ़ैसले जो है आपके कारामद साबित होंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा मेरी तशवीश जो है सज्जाद साहब, मैं अपनी तशवीश का यहाँ पर इजहार करना चाहूँगा। अगर यहाँ पर फ्यूचर सिटी मतलब तैयार हो जाती है, हाईटेक सिटी भी हमने देखा, साइबराबाद भी हमने देखा, साइबराबाद के वो हिस्से भी देखे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट पिछली हुकूमतों ने भी ऐलान किए थे। फार्मा सिटी का क़याम अमल में लाया गया, फिल्म सिटी का क़याम अमल में लाया गया। इस तरीके से इसको फ्यूचर सिटी का नाम दिया जा रहा है। हमने देखा है कि इस तरीके के जहाँ पर भी कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट पेश किया जाता है तो उसके पसे पर्दा जो है फ़ायदे जो है वो रियल एस्टेट बिजनेसमैन कारोबारियों को होते हैं वहाँ पर, क्योंकि फ्यूचर सिटी के अतराफ व अकनाफ में जितनी अराजियात हैं वो अराजियात की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। फिर उसके बाद उनकी खरीदो फरोख्त का बड़े पैमाने पर तबादला होता है। हमने माजी में ये तमाम तजुर्बात देखे हैं। तो इन तजुर्बात की बुनियाद पर मैं तो यही कहूँगा, मेरी तशवीश ये है कि अगर फ्यूचर सिटी बन भी जाती है तो मतलब शहर का जो ट्रैफिक निज़ाम है वो फिर मतलब उसमें भी एक बड़ी पैमाने पे हंगामा आ रही हो जाएगी और भीड़ बढ़ जाएगी। आबादी जो है मतलब शहर की, उसमें भी इजाफा हो जाएगा। तो उसके पेश नज़र, ये तरक्याती कामों के पेश नज़र, ये फ्यूचर सिटी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के पसे पर्दा जो है, जो जिन मसाइल का आवाम को सामना करना पड़ेगा और उनका भी ख्याल हुकूमत को रखना चाहिए। बिल्कुल यकीनन। देखिए आपने जो है अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है। आप देखिए, जब तेलंगाना का क़याम अमल में लाया गया था तो फिर तेलंगाना की हुकूमत ने शहर को तरक्की देने की तरफ तवज्जो दी थी, लेकिन अलमिया ये है कि शहर को तरक्की की इस नौइयत की दी गई, यहाँ पे जॉब क्रिएटिविटी, यहाँ पे सरमायाकारी, यहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि जो है फार्मा सिटी, यहाँ पे आपने बनाया टी हब, तेलंगाना हब, यहाँ कच्ची बौली के इलाके में आपने एक नया शहर आबाद कर दिया। यहाँ आपने जो है पूरे मुल्क से माहिरीन को या फिर जो है प्रोफेशनल्स को आपने जमा किया। सब कुछ हो गया, लेकिन आज ट्रैफिक शहर के काबू से बाहर हो चुकी है। लोग घर से निकलने डरने लगे हैं। वो तमाम इलाके जहाँ पर जिनको पिछले मतलब 15-18 साल में जिन इलाकों को डेवलप किया गया है, जहाँ पर नए शहर बसाए गए हैं, नई बस्तियां आबाद की गई हैं, आलिशान बुलंदबांग इमारतें तामीर की गई हैं, सिंगापुर की तर्ज पर फ्लाईओवरों को तामीर किया गया है, उसके बावजूद भी ट्रैफिक का जो निज़ाम दरहम बरहम हमारे शहर का हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है। अगर मतलब कोई हंगामाई सूरत हाल में अगर किसी को अपने मतलब किसी को एक 10 मिनट 15 मिनट में किसी एक मंजिल पर पहुंचना है तो मौजूदा हालात में हैदराबाद में ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा, एक तो पहला मसला ये होगा कि ट्रैफिक की यहाँ पे जो है सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। वैसे ही हम जो है तेलंगाना ख़ास तौर पे जो है BRS TRS की पॉलिसियों की वजह से जो है बहुत बड़े पैमाने पे माइग्रेशन को जो है झेल रहे हैं। इस शहर में जिस तेज़ी से जो है माइग्रेशन हुई है, ख़ास तौर पे जो है नॉर्थ इंडिया से, और मतलब एक हिंदुस्तान का कौन सा शहर है जहाँ से लोग यहाँ नहीं आए हैं, तो ये सारे लोगों की आमद की वजह से वैसे ही यहाँ पे सूरत हाल जो है बहुत मुश्किल हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि सूरत हाल एक मुश्किल जो है, पानी बारिश जब होती है तो सड़कें पानी से जो है भर जाती हैं, तालाब बन जाते हैं। और जो है ट्रैफिक का आलम ये है कि आप सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक और फिर शाम में 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक आप सड़कों पे निकलने के लिए आपको सोचना पड़ता है। एक घंटा 2-2 घंटे यहाँ की ट्रैफिक जाम है। तो इतने बड़े माइग्रेशन को तो आपने जो है इनवाइट करने के सामान कर दिए, लेकिन उन लोगों की आमद के बाद यहाँ पे जो बलदी मसाइल होते हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो सड़क का मसला हो, चाहे वो बारिश का मसला हो, चाहे वो ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी का मसला हो, ये जो है इंतज़ामात करने में आप जो है नाकाम हो गए, जिसका ख़मियाज़ा पूरे शहर के लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है। तो ये सूरत हाल तो अभी है शहर हैदराबाद की।
देखिए, चंद्रबाबू नायडू के शागिर्द होने की हैसियत से हो सकता है रेवंत रेड्डी जो है साइबर सिटी ख़ास तौर पे जो है हाईटेक एक सिटी। अच्छे जी इवेंट ऑर्गेनाइज कर जी देंगे, जी जिससे सरमायाकारी भी जी हो हो जाएगी। जाएगी, जी आप इमारतें बन जाएंगी। लेकिन जब उन इमारतों में लोग आएंगे तो उन लोगों के आने के बाद जो हालत देखें, यहाँ अभी बिजली की समस्या शुरू हो चुकी है शहर हैदराबाद में। पानी का मसला तो बहुत संगीन शक्ल अख्तियार कर रहा है। ज़ेर ज़मीन पानी बड़ा मसला है। जी गर्मा के मौसम में शहर के अतराफ जितनी आबादियाँ हैं, उन सारी आबादियों की यही शिकायत है कि पानी नहीं होता है ज़ेर ज़मीन, और उनको जो है पानी टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। मगर अब सवाल ये है कि टैंकर से भी पानी कहाँ से आएगा? जी तालाबों से पानी आता था, तालाब जो है सूखने लगे हैं। ज़ेर ज़मीन पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो तालाब भी अपने आप सूख जाएंगे। यकीन है। तो पानी की सरबराही मसला होगा, सड़क की जो है फराहमी मसला होगा, गटर ड्रेनेज सिस्टम का जो है निज़ाम आपको नए सिरे से बनाना होगा। आपने बिल्डिंगें तो बना दी हैं, लेकिन जब बिल्डिंगों में लोग आएंगे तो फिर आज ही अब हम देख रहे हैं, आप जाएंगे जबी साहब शमशाबाद के इलाकों में तो 50-50 मंजिला बिल्डिंग है, वहाँ पे एक कतार लग रही है, और वो लोग ये कहते हुए मतलब एक फ्लैट बेच रहे हैं कि यहाँ फ्यूचर सिटी आने वाला है जी आने वाले दिनों में। अभी से हम देख रहे हैं कि 100-200 बिल्डिंगें वहाँ पे खड़ी हो गई हैं। जी अब जब फ्यूचर सिटी के अब जैसे कि ये सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, उसके बाद सरमायाकारी होगी, उसके बाद लोग आएंगे, तो फिर उसके बाद जो डिमांड होगी, जो लोग आएंगे, जो लोग वहाँ पे जमा होंगे, मुल्क भर से रोज़गार के मौके निकलेंगे, तो मुल्क भर से लोग जो है रोज़गार के सिलसिले में आएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद जो सूरत हाल होने वाली है वो बहुत एक अभी से एक नई तशवीश पैदा करती है। यकीनन एक नई तशवीश जी पैदा करेगी। हुकूमत को इन तमाम चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए, इन तमाम उमूर का भी जायज़ा लेना चाहिए, और ऐसी फ्यूचर सिटी वहाँ पर तामीर होनी चाहिए जिसके बाद जो है आवाम को किसी किस्म की किसी परेशानी का सामना ना पड़े। क्योंकि हमने हालिया दिनों में देखा है, पिछले जो बरसात का मानसून सीज़न गुजरा है, उस मानसून सीज़न में फ्लाईओवर स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए थे। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम शहरियों को देंगे तो फिर शहरियों के लिए आप कोई एक नया खूबसूरत शहर नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। सजाद साहब, उम्मीद पोर्टल का हम यहाँ पर तज़किरा कर देंगे, क्योंकि उसकी जो डेडलाइन थी, मुकर्ररा जो वक्त था, वो वक्त ख़त्म हो चुका है अब। और अफसोस की बात यह है कि 8 लाख जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो रजिस्टर्ड है हिंदुस्तान भर में, उसमें से 2,16,000 जायदादें ही जो है दर्ज हो पाई हैं। 27% जो है जायदादें दर्ज हो पाई हैं। माँ बाकी जायदादों के लिए अभी किसी किस्म का कोई एलामिया या फिर कोई नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से, बिलखुसूस माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है मरकज़ का, उसकी जानिब से जारी नहीं किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासतों में उसका शुमार है, और वहाँ पर सुन्नी शिया 2 अलग वक्फ बोर्ड हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कहीं पर भी नज़ीर नहीं मिलती। हिंदू मतलब सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड वहाँ पर है। उसके बावजूद भी 100% वहाँ पर इंदराज अमल में नहीं आया। 81% कर्नाटका के साथ, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश 2 रियासतें ऐसी है जहाँ पर 81% जहाँ से रजिस्ट्रेशन अमल में आए हैं। और एक दिलचस्प बात यह है सज्जाद साहब, 10,872 जो दरखास्तें दाखिल की गई थी, उन्हें मुस्तरद कर दिया गया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ये अहम बात रही पोर्टल की जानिब से। पोर्टल, जब उम्मीद पोर्टल पर ये वक्फ जायदादें अपने रजिस्टर्ड किए जा रहे थे, उसमें 10,872 दरखास्तों को ये मुस्तरद कर दिया गया है। सजा जी बिल्कुल, देखिए ये एक नई जो है उस्ताद ऐसा मालूम होता है कि पड़ी है वक्फ बोर्ड्स पे और काफ़ी जायदादों पे, कि अब आपको जो है इस बात का पाबंद कर दिया गया है कि आप उम्मीद पोर्टल पे अपनी जायदादों का इंदराज करवाएं। आप देखिए, इस सिलसिले में हुकूमत ने मौका दिया था, 5 तारीख को डेडलाइन थी इसकी, दिसंबर की 5 तारीख तक जो है अपलोड करने को कहा गया था। लेकिन 1 तारीख से ही इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि पोर्टल जो है, उम्मीद का जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा है।
या तो सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है या बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, जिसके नतीजे में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। ये जो है शिकायतें की गई थी। देखिए रात में 2-2 बजे रात तक जो है लोग वहाँ वक्फ बोर्ड के ऑफिस में बैठे हुए थे। बाग़-ए-आमा में इसका मरकज़ था, वहाँ से भी मुसलसल ख़बरें आ रही थी कि पूरी पूरी रात लोग बैठे हुए हैं अपने जो है मस्जिद या फिर अपनी औक़ाफ़ी जो इलाके की अपने अपने इलाके की जो औक़ाफ़ी जायदादें हैं उन जायदादों के मतलब ये कि पेपर्स अपलोड करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पेपर्स अपलोड नहीं हो रहे हैं। अलमिया ये है कि 5 तारीख के बाद ये खबर आई थी 5 तारीख को कि 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है जी। ये खबर तेज़ी से वायरल हुई थी, लेकिन बाद में वहाँ मतलब एक जो किरण रिजिजू हैं मतलब एक मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर के जो वज़ीर हैं, मरकज़ी वज़ीर हैं अक़लियत उमूर के, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो हद दी थी वो हमने जो है कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाज़त नहीं दी है, इसलिए हम जो है डेट नहीं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो जो है वक्फ ट्रिब्यूनल से जो है राब्ता कर सकते हैं। अलबत्ता किरण रिजिजू ने ये कहा था कि जिन्होंने टाइम से पहले पेपर्स अपलोड करने की कोशिश की और उनके अपलोड नहीं हो पाए, जैसा कि आमतौर पे होता है मुकर्ररा वक्त में जो करने की कोशिश की जिसके नहीं हो पाए, एक गया नहीं गया या गया या आप कोशिश कर रहे थे, तो ज़ाहिरी बात है आप कोशिश भी करेंगे तो आपका जो है कुछ ना कुछ पॉइंट अपलोड हो जाएगा, कुछ ना कुछ जो है आपके नुक्ते अपलोड हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि टाइम से पहले जिन्होंने अपलोड करने की कोशिश की है उनको वक्फ ट्रिब्यूनल के ज़रिए मोहलत फराहम की जाएगी और उनके लिए फिर से जो है टाइम दिया जाएगा, ये किरण रिजिजू का कहना था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत इस मामले में रिजिड नज़र आ रही है जी। उनका जो रवैया था वो रवैया बड़ा ही जो है मानदाना आप मतलब जाहिर हो रहा है रवैये से कि जानबूझ के ऐसा काम किया जा रहा है ताकि वक्फ जायदादों को वक्फ इमलाक को हड़पा जा सके। डेडलाइन से पहले अगर पोर्टल आप महाराष्ट्र की बात ले लीजिए, 36,700 वक्फ जायदादें दर्जे मतलब रजिस्टर्ड जायदादें हैं, जिसमें 17,971 जायदादें ही दर्ज हो सकी। तो माँ बाप की जायदादें जो है वो तातुल का शिकार हो गए, अब वो मशकूक हो गई वो शिकायतें हुकूमत की नजर में, जबकि हुकूमत के पास ही रजिस्टर्ड जो जायदादें हैं वो है 36,700 जी। जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि आप जो बिहार का है, बिहार में भी शिया और सुन्नी 2 वक्फ बोर्ड है। मैं अपने नाजरीन से मैं माफ़ी चाहता हूँ, खाली उत्तर प्रदेश मैंने कहा था, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी जो है वो शिया सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड है। तो आप यहाँ पर जैसा कि 10,872 दरखास्तों को आपने मुस्तरद कर दिया, अब आप आने वाले दिनों में ये भी कर सकेंगे 36,700 जो वक्फ बोर्ड में महाराष्ट्र की जायदादें दर्ज है उसमें से 17,971 जायदादों का इंदराज अमल में आ सका है। तो माँ बाप की जायदादें तो फिर हुकूमत उसको उसके ऊपर जैसा माजी में हुआ है, कोई कॉरपोरेट हो सकता है, कोई खानगी कंपनी हो सकती है या फिर हुकूमत हो सकती है, उसके ऊपर दावा अगर पेश करते हैं तो फिर वो जो जिम्मेदारान है वो जायदादों के मुतवल्लियान है वो तो बेबस ही रहेंगे। बिल्कुल, देखिए हुकूमत जब आपके साथ जो है दुश्मनी ही पे उतर आई है तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, आपका जो है हमदर्दाना गौर नहीं किया जाएगा आपके मसले पे, आपको जो है बोलने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए उम्मीद पोर्टल को खुद जो है लोग कह रहे हैं कि 5 दिन तक ये उम्मीद पोर्टल जो है अचानक सुस्त हो गया, यकीनन अचानक सुस्त हो गया। मतलब 5 तारीख को आखिरी दिन था, 2, 3, 4 और 5 3 दिन मतलब बताते खुद मैं कई मेरे को कॉल रिसीव हुए क्योंकि हम जुड़े हुए हैं मतलब सहाफ़ी होने की हैसियत से लोगों ने मुझे कॉल कर ये बताया, यहाँ पर हमारे तेलंगाना का वक्फ बोर्ड का दफ्तर है, वहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि देर रात गए तो कमले ने काम किया, और फिर बाक़-ए-आमा जो मस्जिद है वहाँ पर भी मस्जिद वहाँ पे जो खतीब है इमाम साहब है, शाही इमाम जो है, उनकी निगरानी में भी बहुत सारा ये काम अंजाम दिया गया। और लेकिन पोर्टल जो न्यूज़ वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से जो है वो जैम हो गई थी। तो वो जो वक्त वो
जो मुकर्ररा वक्त दिया गया था उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर कुछ कोताही हुई है या फिर लोग फॉर्म दाखिल करने में उन्हें देर हुई है, रात भर बैठकर काम करने के बावजूद भी जो है 81% 27%, आप देखिए ताज्जुब है, खाली 27% का पूरे इंडिया की जायदाद में से, वक्फ जायदाद में से सिर्फ 27% अपलोड हुई। यस, पूरे हिंदुस्तान की मजमूई जो वक़ाफ़ी जायदादें हैं उसमें से महज 27% का इंदराज अमल में आया है और बाकी जायदादें जो है वो दर्ज नहीं हुई उम्मीद पोर्टल पर। जैसा कि हुकूमत ने कहा था कि कोई जायदाद अगर उम्मीद पोर्टल पर नहीं होती है तो फिर उसकी वक्फ होने की सदाकत जो है वो मशकूक हो जाती है। तो फिर अगर जब इस तरीके से काम हुआ है, 27% ही जायदादें दर्ज भी है, तो बाकी 73% जायदादें जो है वो जायदादों का क्या होगा फिर? बिल्कुल, देखिए यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर ये डेडलाइन क्यों दी जा रही है जी, ये सवाल है। आप एक उम्मीद पोर्टल आप कायम कर दीजिए, लोग अपलोड करते रहेंगे, जब लोगों को लगेगा। आप देखिए बंगाल में तो, मगरबी बंगाल में तो हुकूमत ने कहा कि हम नहीं मानते वफ़ अमेंडमेंट बिल को, वफ़ का जो कानून है, नया कानून, तरमीमी कानून, उसको हम नहीं मानते। और हुकूमत के इस ऐलान के बाद जो है सबसे कम जो रजिस्ट्रेशन अगर वहाँ हुई है तो मगरबी बंगाल में हुई है, सिर्फ 5% जो है बताया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है कि मगरबी बंगाल की हुकूमत नहीं मान रही है। तो जब हुकूमत ने नहीं माना तो वहाँ के लोगों ने भी जो है अपलोड नहीं करवाया। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की डेडलाइन देने का तमाशा करने के बजाय अगर हुकूमत चाह रही है तो फिर जैसा कि जो है आप कभी भी कोई भी वक्फ कर सकता है। गैर जानिबदारी से अगर हुकूमत वक्फ जायदादों की हुकूमत कहती है कि हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है काम कर रहे हैं, अगर संजीदा होती अगर हुकूमत तो यकीनन आप वक्त मुकर्रर नहीं करते, 5 तारीख की डेडलाइन नहीं देते। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुजरात में 61% जो है जायदादें दर्ज हुई है, पंजाब में 90% जायदादें दर्ज हुई है और जम्मू कश्मीर में 77% जायदादें जो है उम्मीद पोर्टल पर दर्ज की गई है। ये आदाद शुमार बताते हैं कि हुकूमत की लाख जानिबदारी के बावजूद मकसूद मुसलमानों के साथ गैर जानिबदारी और औकाफी जायदादों को मतलब हड़पने के मामले में जो लोग मुलविस हैं, जो रियासतें मुलविस हैं, उनके साथ जानिबदारी के रवैये के बावजूद भी मुसलमानों और वक्फ जायदादों के जो मुतवलियान हैं उन्होंने हुकूमत की इस पेशकश पर यकीन किया। उसी वजह से तो सज्जाद साहब हम कह सकते हैं कि गुजरात में 61% जो है दर्ज हुई, इंदराज अमल में 61%, जम्मू कश्मीर में 77% और पंजाब में 90% वक्फ जायदादें उम्मीद पोर्टल पर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए मतलब सीधी सी बात है कि पूरा 100% नहीं हुआ जी। जो मैक्सिमम अगर मौका मिलता तो ये आदाद और शुमार बताते हैं, ये आंकड़े, ये तादाद बताती है कि अगर मौका मिलता, अगर डेट में तारीख में तौसी होती तो यकीनन ये जो है पूरा 100% हो जाती, 100% और पूरी जायदादें दर्ज हो जाती। हुकूमत के रवैये पर भी लोगों को यकीन आने लगता। हुकूमत जिस तरीके से मतलब बिल्कुल आप इस तरीके से खड़े हुए थे कि आप चाह रहे थे कि पोर्टल बंद हो जाए, मुकर्ररा वक्त जो है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत के रवैये से ऐसा लग रहा था कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान भर की जो वक्फ जायदादें हैं वो 100% उम्मीद पोर्टल पर आ जाए। जी बिल्कुल, हुकूमत का मकसद मंशा ये था। हुकूमत की हर ज़माने में जो है नीयत ख़राब रही है। मज़हब के नाम पे पूरे जो है मुल्क के लोगों को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अपने मफाद हासिल किए जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा तकलीफ़ देने का काम किया है आम आदमी को। और उसी तकलीफ़ के सिलसिले में जो है ये वक्फ तरमीमी बिल भी बनाया गया, नया कानून औक़ाफ़ का बनाया गया और फिर जो है अब हुकूमत ने पूरी तरीके से औक़ाफ़ देके वक्फ के बारे में ये कहा जाता है कि एक जो है एक मजहबी इदारा है ये और इसका मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ है वक्फ का। और जो है साफ़ तौर पे ये कहा गया है कि मुल्क के आइन ने हर मज़हब को इस बात की आज़ादी दी है कि वो ना सिर्फ जो है अपने मज़हब पे आज़ादी से चले बल्कि अपने जो मजहबी मामलात हैं जी
उन मामला, चाहे वो जो है मस्जिदों की बात हो, चाहे वो कब्रस्तानों की बात हो, चाहे वो दरगाहों की बात हो, चाहे वो और किसी खानका की बात हो, चाहे वो आशिरखानों की बात हो, जो भी जो है इस मुल्क में जो भी मजहबी सरगर्मियाँ हैं के मराकिज़ हैं, मजहबी सरगर्मियों के मराकिज़ हैं, उनका ताल्लुक़ भी जो है, जो औक़ाफ़ी जो है जायदादें हैं, उनका ताल्लुक़ भी मज़हब से साफ़ तौर पे कहा जा रहा है कि ये तो मज़हब से इसका ताल्लुक़ है। और जिस तरीके से वक़्फ़ तरमीम का हुकूमत ने फ़ैसला किया है, इसको सीधे सीधे जो है मजहबी आज़ादी में मुदाखलत के तौर पे देखा जा रहा है। यकीनन मजहबी आज़ादी में मदाखलत ही है। जी ऐसे बहुत सारे काम जो है, ऐसे बहुत सारे इक़दाम 2014 के बाद से बीजेपी जी की मरकज़ में बरसर इक़्तिदार हुकूमत ने उठाए हैं। ऐसे बहुत सारे फ़ैसले लिए हैं जो राष्ट्र मुसलमानों के मजहबी जो है उसमें मदाखलत है, मजहबी जज्बात जो है उसमें मदाखलत है, शरीयत में मदाखलत है, और मुसलमानों के डायरेक्ट उनसे उनके जज्बात से टकराने वाले फ़ैसले जो हैं वो हुकूमत ने उठाया, खा वो 3 तलाक़ का मामला क्यों ना हो। अभी हमने हाल ही में देखा कि आसाम असम्बली में कसरत अज़दवाज पर भी बिल पेश किया गया। हालांकि मुसलमान जो है इस तरीक़े के मामलात में कहीं पर पड़े हुए नहीं है। इक्का दुक्का वाक़यात, अगर वाक़या कहीं से आ जाता तो आ जाता है, मगर उसको बुनियाद बनाकर मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत की मुसलसिल कोशिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है 2014 के बाद से। सज्जाद साहब, दिलचस्प बात यह है, पार्लियामेंट का छठा दिन है। 8 और 9 तारीख को पार्लियामेंट में बहस होने वाली है वंदे मातरम पर। वंदे मातरम के 150 साल की तकमील, जो गाना है इसको कौमी तराना भी कहते हैं, कौमी तराने के 150 साल मुकम्मिल होने पर जो है ये तकरीब, ये जो बहस है मुबाहिसा लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 8 तारीख के रोज़ और राज्यसभा में 9 दिसंबर के रोज़ ये मुकर्रर किया गया है। दिलचस्प बात ये है कि डिप्टी लीडर जो हैं कांग्रेस के, उन्हें मुकर्रर किया गया है लोकसभा, और लोकसभा में गौरव गोगोई, उनके साथ उनका साथ देंगे वायनाड की जो रुकने पार्लियामेंट है प्रियंका गांधी, वो इस मुबाहिसे में जो है हिस्सा लेंगे कांग्रेस की तरफ से। क्या ये इन हालात में, जबकि एक बड़े माशी इनेताद के दौर से मुल्क गुज़र रहा है, बेरोज़गारी जो है वो उसमें बेतहाशा इजाफा हो रहा है, महंगाई जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, सोने की कीमत आसमान छू रही है, 1,17,000 1,18,000 हो गया है, पेट्रोल जो है वो 110 रुपये से बढ़ गया है। तो इन हालात में क्या आपको मुल्क के अवामी मसाइल पर बहस कराने की सख्त ज़रूरत थी, या फिर वंदे मातरम पर? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला यही है। अब देखिए, जब से पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ है, सरमाई सेशन जब से शुरू हुआ है, कांग्रेस और अपोजिशन जमातें हुकूमत से ये मुतालबा कर रही हैं कि SIR के मामले पे बहस करवाई जाए, क्योंकि ये जमहूरियत के लिए ख़तरा है और वोट देने के हक़ से अवाम को महरूम करने की जो है एक पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के जो है मामले पे पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि वो नहीं किया गया। फिर उसके बाद अपोजिशन ने जो है दूसरा मसला जो उठाया, वो पहलगाम, माफ़ कीजिएगा, वो जो लाल किले के पास जो धमाका हुआ था, कार धमाका, उसको जो है अपोजिशन ने उठाया और कहा कि जो कार धमाका हुआ है ये बड़ा तशवीशनाक है, कौमी दारुल हुकूमत में ये दहशतगर्दाना वाक़या हुआ है, कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत संगीन मसला है। इस धमाके से ये बात साबित हो गई है कि जो है वज़ारत दाखिला कौमी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी में नाकाम हो चुके हैं। और जो है जब इतने कौमी दारुल हुकूमत में जब कोई कार में जो है इतनी बड़ी मकदार में धमाकू मादा लेके पहुंच सकता है, तो फिर ये तो बहुत तशवीश की बात है, क्योंकि कौमी दारुल हुकूमत जो होते हैं वो सिर्फ़ पार्लियामेंट या लोकसभा तक महदूद नहीं होते। कौमी दारुल हुकूमतों में पूरी दुनिया के सफ़ीर वहाँ पे क़याम करते हैं, पूरी दुनिया के सिफारत खाने वहाँ पे मौजूद होते हैं, और फिर जो है हिंदुस्तान भर के अरकान पार्लियामान वहाँ पे मौजूद होते हैं, पूरे वज़रा के जो है दफातर वहाँ पे मौजूद होते हैं। वज़रा और जो है अरकान पार्लियामान की क़याम गाहें कौमी दारुल हुकूमत में मौजूद होते हैं। तो ये एक बहुत हसास मसला है और सिक्योरिटी का बहुत संगीन मामला है। तो
यही मतलब कांग्रेस का और दीगर अपोजिशन जमातों का यही कहना था कि इस पे बात होनी चाहिए, SIR पे बात होनी चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि अभी तक हुकूमती बेंचों ने इस बात की किसी को इजाज़त नहीं दी है कि वो जो है इन संगीन मसाइल पे, इन हसास मसाइल पे जो है बात करें। लेकिन अलमिया ये है कि अचानक जो है मोदी सरकार ये कहती है कि हम जो है 8 घंटे बात करेंगे वंदे मातरम पे। देखिए, वंदे मातरम यकीनन एक कौमी तराना होगा, इसकी 150वीं जो है सालगिरह मनाई जा रही होगी, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वंदे मातरम से आवाम का कुछ भला होने वाला है? ये अहम अहम जी, बात है, अहम जी, बात है। आवाम से क्या ताल्लुक है? आवाम का इससे जी, कोई फायदा होने आवाम से वाला क्या नहीं है। ताल्लुक है? और फिर जैसा कि आपने जी, पूरी तफसीलात बयान की, जी, लोकसभा में और राज्यसभा में लीडर ऑफ जी, अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन पार्टियों की जानिब से जिन मतालबात पर, जिन चीज़ों पर बहस की मांग की जा रही है, उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। और फिर अगर बहस हो रही है पार्लियामेंट में तो वंदे मातरम पर। देखिए, वंदे मातरम का जहाँ तक सवाल है, उसको मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया है। जी, अब जब मुसलमानों ने उसको मुस्तरद किया है तो फिर एक ये बात ये है कि मोदी हुकूमत उसको पार्लियामेंट में पेश करते हुए 150 साल के तकमील के हवाले से फिर मुसलमानों की दिलादारी कर रही है। तो बिल्कुल। देखिए, माजी में हमने देखा है कि वंदे मातरम के हवाले से जब बात हो रही थी तो शफीकुर रहमान बर्क जो है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, संभल से वो नुमाइंदगी करते थे हम उस संभल पार्लिमानी हल्के की। और वहाँ उन्होंने मतलब नारे तकबीर अल्लाह अकबर के गूंज करते हुए, आवाज़ लगाते हुए वो पार्लियामेंट से वंदे मातरम का बाइकाट करके निकल गए थे। बड़ा हंगामा हुआ था, उन्हें देशद्रोही तक कहने से बीजेपी के लीडरान जो है उन्होंने गुरेज नहीं किया था। यहाँ पर बात ये अहम है कि क्या फ़िलहाल मुल्क में वंदे मातरम पर बहस कराना ज़रूरी है, या फिर उन चीज़ों पर बहस कराना जो ज़रूरी है जो मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है, मुल्क की मईशत से जुड़ी हुई है, मुल्क के वक़ार से जुड़ी हुई है? क्या उन चीज़ों पर बहस ज़रूरी है? ये अहम बात है। आवाम को भी ये सोचना चाहिए। आवाम भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से इस तरीके के जो सवालात हैं वो हुकूमत से पूछ सकती है। बिल्कुल, देखिए, पूछना चाहिए कि डॉलर 90 रुपये का क्यों हो गया। आवाम को पूछना चाहिए कि जो सोना 2014 में 18,000 रुपये का जो है एक तोला हुआ करता था, वो सोना आज 1,20,000 के आसपास, 18,000 से 1,18,000 जी क्यों हो गया? जी सवाल ये मोदी से करना चाहिए, आवाम को, इस मुल्क के नौजवानों को ये सवाल करना चाहिए। और मोदी से ये भी सवाल करना चाहिए कि पेट्रोल जो 2014 में 70 रुपये से कम था, वो आज 110 रुपये क्यों हो गया? ये भी सवाल करने की ज़रूरत है मोदी से। और फिर मोदी से ये भी सवाल करने की ज़रूरत है कि हर महीना, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की उनकी हुकूमत ने वादा किया था, वो वादा कहाँ गया? नौकरियां क्यों नहीं हैं इस मुल्क में? ये भी सवाल करने की ज़रूरत है। जब जब इस तरह के मसाइल पे आवाम की तवज्जो आती है, होती है, तब तब किसी न किसी तरह के जो है मामले में, मजहबी मामले में लोगों को उलझा दिया जाता है। अब देखिए, 3 तलाक का मामला, वक्फ ट्रिब्यूनल का, चलो वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में ये कहा जा सकता है कि आपको जो है ज़मीनें हड़प करनी है, इसलिए आपका मफाद जुड़ा है। अब जो है 3 तलाक का मामला है, एक्शन सिविल कोर्ट का मामला है स्टेट लेवल पे, या फिर जो है कसरती अज़दवाज का मामला है, इन मामलों का, या फिर CAA का मामला है, जो सिटीज़न जो है अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया था, इन मामलों का इस मुल्क के आम आदमी से क्या लेना देना है? इस पे आपने पूरी की पूरे सेशन जो है आपने ख़राब किए हैं, इस तरह के जो है बेतुके मामलों पे, जिसका कोई सर है ना पैर है, ना कुछ है ना क्या है। देखिए, अब जिस तरीके से ये वंदे मातरम का जो है मसला उठाया जा रहा है, सीधी बात है कि मुसलमान को भड़काओ, मुसलमान से जो है, मुसलमानों की ज़बान से जो है कुछ बुलवाओ, और फिर जो है हिंदुओं को ये बोल के डराओ कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या है, वंदे मातरम तक ये लोग पढ़ना नहीं चाहते। मौलाना अरशद मदनी ने साफ़ तौर पे कहा है
गुज़िश्ता दिनों जो उनका जो है जलसा हुआ था, उसमें दो टोक अंदाज में कहा कि भाई मुसलमान वंदे मातरम नहीं कह सकता, ये जो है मुशरिकाना फ़ेल है, और जो है मुसलमान का मज़हब मुसलमान को इसकी इजाज़त नहीं देता, और हमारा सेक्युलर मुल्क है, हमारा आइन ये कहता है कि अगर किसी बात से किसी जो है मज़हब की हतक होती है या किसी मज़हब के लोगों के दिल आज़ारी होती है तो वो बात जो है उस बात से गुरेज करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बार बार हुकूमत की जानिब से जो है इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। इस तरह के आप देखिए, SIR पे तो आप बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं, लेकिन बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि 150वीं जो है सालगिरह के पेश नज़र वंदे मातरम पे पार्लियामेंट में 8 घंटे बहस के एजेंडे में उसको शामिल किया गया। ये सबसे आप तारीख का ऐलान किया गया, हुकूमत ने ऐलान किया, हुकूमत बोलेगी, लेकिन पार्लियामेंट में बहस के मुद्दे पे बहस का मौजू उसको बनाया गया, एजेंडे में उसको शामिल किया गया। एजेंडे में शामिल करना ही जो है वो मोदी हुकूमत की नेक नियति को वाज़ेह करता है। देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो मणिपुर पे कभी नहीं बोलते जी, जो किसी बड़े मसले पे बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, वो वंदे भारत के इस मामले वंदे मातरम के इस मामले में पार्लियामेंट में वो जो है बहस का आगाज़ करेंगे। बहस का आगाज़ वही करेंगे, वो बात करेंगे। फिर हो सकता है, मुमकिन भी यही है कि वो जो सवालात उठेंगे वो सवालात का जवाब भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नौजवानों के रोजगार से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मईशत से मुल्क की कोई मतलब नहीं है, और फिर जो है मुल्क की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। आप बहुत सारे बातें किए थे, मेक इन इंडिया का वादा किया गया था, मगर मेक इन इंडिया भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया। और बहुत सारे ऐसे आपने ऐलानात किए थे जो मुसलसिल नाकाम और बेकार होते रहे। आपकी खारिजी और दाखिली पॉलिसियों, नाकाम पॉलिसियों की वजह से जिस किस्म के माशी परेशानियों का, माशी बदहाली का मुल्क को सामना है, उसके बारे में आप कुछ कहने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप अगर कहेंगे तो वंदे मातरम पर आप न सिर्फ बहस का आगाज़ करेंगे, बल्कि 8 घंटे चलने वाली इस बहस के में आप न सिर्फ मौजूद रहेंगे, बल्कि एतराज़ात और जो सवालात उठेंगे उसका भी आप जवाब दे सकते हैं। तो यकीनन ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ही की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई में जो है ये फ़िरका परस्त ताकतें जो है वो मन मानी बातें करते हैं, और जो धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं वो डालते हैं, इश्तियाल अंगेज पोस्ट डालते हैं, और आप इस तरीके के तबसरे करते हैं कि अक़लियती बिरादरी जो मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है, वो बिरादरी जो है वो उसके जज्बात को ठेस पहुँचे। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए, वज़ीर आज़म आम जलसों में भी इस तरह की बातें जो है वज़ीर आज़म करते हैं, जिससे कि जो है मुल्क के मुसलमानों को जज्बात को ठेस पहुँचे और मुल्क के मुसलमान जो है वहाँ बददिल हो जाएं, या उनको जो है ऐसा मतलब उन पे ऐसे तंज मारो, उन पे ऐसे रिमार्क करो कि जो है अक्सरियती बिरादरी खुश हो जाए, और जो है और ये मुस्तैल होकर निकले और फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। ऐसे बहुत सारी बातें होते हैं। क्योंकि हमें इशारा मिल गया, अपनी बात को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। 2-3 अहम खबरें हैं जो सरसरी तौर पर मैं अपने नाजरीन को बता दूँ कि जो वाक़या पेश आया था हफ्ते के रोज़ गोवा में, उस वाक़ये में जो है 25 लोगों की हलाकत की तस्दीक हुई थी, और उसके जो मालिक है उन्होंने इसको अफसोसनाक वाक़या करार दिया। और अफसोस की बात यह है कि पहली मरतबा एक दिल्ली की फ़ैमिली थी, 4 लोग वहाँ पे गोवा के नाइट क्लब को गए थे। क्योंकि अब क्रिसमस का टाइम आ रहा है और साल के आखिरी दिन है, तो फिर यहाँ पर न्यू ईयर पार्टीज़ वगैरह भी होती है। तो नए नए ऑफ़र्स के पेश नज़र जो है कुछ सयाहती तौर पर लोग जो है गोवा वगैरह जाना पसंद करते हैं, और इस तरीक़े का वाक़या जो है ये जो सयाहत की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है उसके लिए एक कारज़र्ब साबित हो सकता है। इंडिगो की फ़्लाइट जो है आज मज़ीद 400 परवाज़ें जो है वो मनसूख कर दी गई। इस तरीके से जो है जुमला 4500
परवाज़ें जो है मनसूख की गई हैं और कुछ वक्त 7 दिन का वक्त अदालत की जानिब से इंडिगो को मिला है कि वो कंपनसेशन मुआवजा जो है वो मुआवजे की अदायगी में। अब फ़िलहाल जो है सूरत हाल बड़ी ख़राब है इंडिगो एयरलाइंस की, उसकी वजह से पूरा फ़िज़ाई निज़ाम जो है वो पूरा बिगड़ चुका है। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। मुसलसिल तस्वीरें जो है वो तस्वीरें उभर कर सामने भी आ रही हैं। और एक ख़बर है मगरबी बंगाल से, जहाँ के रुकन असम्बली हुमायूं कबीर ने जो है संग बुनियाद रखा बाबरी मस्जिद का मुर्शिदाबाद में, और देखा कि वहाँ पर बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए अपने सरों पर ईंट लिए हुए, और वो वहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने वो मस्जिद, और वो चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द वो मस्जिद की, बाबरी मस्जिद के तर्ज पर मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की तामीर अमल में आए। और फिर ये भी है कि जब से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, क़यास आराइयाँ ये लग रही हैं कि वो एक अलहदा सियासी जमात बनाएंगे। और तवक्को ये की जा रही है कि 2025 के बंगाल असम्बली इंतखाबात हैं, वो असम्बली इंतखाबात में AIMIM के साथ हाथ मिलाकर वो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। जब तक ये नतीजा, ये हकीकत हो नहीं जाती, जब तक हम इसको गुमान या फिर क़यास आराइयों पर मुश्तमिल ख़बरें कह सकते हैं। एक अहम खबर ये है कि SIR के मुतालिक जो है बीजेपी देखिए, हम जब भी थोड़ी देर कबल अब वंदे मातरम के हवाले से हम बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में जो है बीजेपी जो है SIR को लेकर जो है लोगों में अवेयरनेस कर रही है, अवेयरनेस पैदा कर रही है, शऊर बेदारी पैदा कर रही है। मगर वो शऊर बेदारी जो है वो इस्लाम फोबिक मवाद के ज़रिए से, इस्लाम दुश्मनी, इस्लाम के खिलाफ जहर अफशानी से जहर उगलते हुए ये SIR की हिमायत में दिल्ली बीजेपी जो है मुहिम चला रही है। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।